आजकल कम उम्र में ब्रेन और स्पाइन की बीमारियां सर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? बहुत कम उम्र में ये सब बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि जो 90s के बच्चे थे आप देखेंगे उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा था। आज के बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं। उनकी जो हैबिट्स हैं जैसे घंटों फोन देखना, घंटों लैपटॉप पे देखना, लैपटॉप पे काम करना, तो जिसके वजह से एक एग्जांपल लेते हैं जो सर्वाइकल की जैसे स्पॉन्डाइलोसिस होती है। सर क्या सिर में बार बार दर्द होना ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है? कौन सी चीजें हैं जो ब्रेन और स्पाइन दोनों को धीरे धीरे डैमेज कर रही हैं? अल्कोहल अब्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आप अगर मैं सीटी करवाता हूँ किसी एक इंसान की जो 40 साल का है पर वो सालों से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसकी सीटी की जो पिक्चर दिखेगी जो एक 70 इयर्स के एक इंसान की जैसी सीटी में जिस तरह का दिखना चाहिए उसमें ब्रेन थोड़ा श्रिंकेज रहता है, एट्रोफी दिखती है। आपको जो क्रोनिक अल्कोहलिक यूजर हैं उनके 40 इयर्स होने में ही वो सारी पिक्चर दिखती है जो कि एक 70 इयर्स के ब्रेन में दिखनी चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सारी ब्रेन की बीमारियों को जन्म देता है। ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले शरीर कौन से वार्निंग साइंस देते हैं? तो देखने में धुंधलापन, बोली लड़खड़ाना, एक तरफ की वीकनेस, ये सब कुछ साइंस हैं जो हमको इंडिकेट करेंगे कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और हो सकता है ये फ्यूचर में जाके एक मेजर स्ट्रोक को जन्म दे दे। गर्दन की नस जब दब जाए तो सर क्या सच में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, हर केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सर क्या स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस का खतरा रहता है या सिर्फ ये एक मिथ है? कि 100 में किसी एक को अनफॉर्चुनेट होने का चांस रहता है। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में सर क्या डिफरेंस है? देखिए, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी बहुत एडवांस तरह की स्पाइन सर्जरी है। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HSC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं अरे थोड़ा वेट कर लेते हैं ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सच बताऊं तो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतों में ये सोच बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। सही समय पे पहचान और सही इलाज मिल जाए तो सच में कई जिंदगियां बच सकती हैं। आज हमारे साथ इन्हीं से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुमित अरोड़ा, न्यूरोसर्जन, पारस से। वेलकम सर। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुमित अरोड़ा हूँ, पारस HSC हॉस्पिटल रांची में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, and today I'm here to share my thoughts regarding all these things आप सबों के सामने। So बताएं। आजकल कम उम्र में ब्रेन और स्पाइन की बीमारियां सर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? आजकल बहुत कम उम्र में ये सब बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि जो 90s के बच्चे थे आप देखेंगे उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा था। आज के बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं। वो उनके जो पॉस्चर भी है, उनकी जो हैबिट्स हैं जैसे घंटों फोन देखना, घंटों लैपटॉप पे देखना, लैपटॉप पे काम करना, तो जिसके वजह से एक एग्जांपल लेते हैं जो सर्वाइकल की जैसे स्पॉन्डाइलोसिस होती है, बीमारियां होती हैं। उसमें क्या होता है कि आप जितनी देर अपने नेक को फ्लेक्स करोगे उतनी आपकी डिस्क की डिजीज बढ़ती है। तो एक तो ये फिजिकल एक्टिविटी एक कारण हुई, दूसरा ये स्ट्रेस लेवल जो है आज के बच्चों में, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और स्लीप डिप्राइवेशन, स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आजकल लोग बच्चे घंटों घंटों फोन पे लगे हैं, स्लीप साइकिल उनका अच्छा नहीं है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो आजकल लोगों में ये सब बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। तो कौन सी चीजें हैं जो ब्रेन और स्पाइन दोनों को धीरे धीरे डैमेज कर रही हैं? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एक तो है अल्कोहल। अल्कोहल अब्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आप अगर मैं सीटी करवाता हूँ किसी एक इंसान की जो 40 साल का है पर वो सालों से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसकी सीटी की जो पिक्चर दिखेगी जो एक 70 इयर्स के एक इंसान की जैसी सीटी में जिस तरह का दिखना चाहिए उसमें ब्रेन थोड़ा श्रिंकेज रहता है, एट्रोफी दिखती है। आपको जो क्रोनिक अल्कोहलिक यूजर हैं
उनके 40 इयर्स होने में ही वो सारी पिक्चर दिखती है जो कि एक 70 इयर्स के ब्रेन में दिखनी चाहिए। ये हो गई, साथ में टोबैको एंड स्मोकिंग। इवन जो मैंने स्ट्रेस की बात की बच्चों में, स्ट्रेस बड़ों में भी, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सारी ब्रेन की बीमारियों को जन्म देता है। जैसे शुगर लेवल बढ़ना। अब शुगर लेवल डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो तरीके से बढ़ सकता है। आप अगर स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो भी वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रेन की वेसल्स और सारी चीजें ये खराब होती हैं। और चाहे वो स्ट्रेस के थ्रू हो शुगर बढ़ जाए, चाहे डायरेक्टली, आजकल तो शुगर की प्रॉब्लम सबको है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिससे हमारा ब्रेन बहुत जल्दी खराब हो रहा है। और जहां तक स्पाइन की बात है, तो स्पाइन में फिर वही बात आती है, आपकी लाइफस्टाइल। हाँ, लोगों का लाइफस्टाइल, सुबह की धूप नहीं लेते हैं, विटामिन डी की बहुत कमी रहती है, और घंटों लैपटॉप मतलब लैपटॉप चला रहे हैं, घंटों तक खराब पोस्चर में सामने बेंड करके ऐसे पोस्चर्स में बैठते हैं। तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है जो आजकल ये सारी प्रॉब्लमों को इनसे ही सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले शरीर कौन से वार्निंग साइंस देते हैं? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक आने के पहले कभी कभार, जब मेजर एक स्ट्रोक हो रहा है उसके पहले कभी कभार एक वार्निंग साइन होती है, जिसको हम लोग यूजुअली, उसका एक नाम भी है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, TIA। तो जब मेजर स्ट्रोक किसी को हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ एक ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक जैसी एक घटना होती है, जिसमें कुछ साइंस ये रहते हैं, जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीच होना, मतलब बोली का लड़खड़ाना, थोड़ा बहुत बोली लड़खड़ा सकती है आपकी, और थोड़ा बहुत हेडेक होना, फिर आपके हो सकता है एक तरफ में थोड़ी बहुत वीकनेस आए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको एक इंडिकेट करेंगी कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, एक और चीज है कि देखने में कुछ धुंधलापन हो सकता है, तो देखने में धुंधलापन, बोली लड़खड़ाना, एक तरफ की वीकनेस, ये सब कुछ साइंस हैं जो हमको इंडिकेट करेंगे कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, और हो सकता है ये फ्यूचर में जाके एक मेजर स्ट्रोक को जन्म दे दे। सर, क्या सिर में बार बार दर्द होना ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है? हर समय तो हम नहीं बोलेंगे कि सिर का दर्द ब्रेन ट्यूमर ही होगा, बट अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को है, मतलब सिर दर्द के जो पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सिर दर्द एक बहुत वेग टर्म है, सिर दर्द हजारों कारणों से हो सकता है, बट अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें सिर दर्द के साथ कुछ और बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे, और वो भी डिपेंड करता है, ब्रेन ट्यूमर है भी तो ब्रेन के कौन से हिस्से पर, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर सर दर्द हो रहा है लेकिन साथ में आपको उसके साथ वॉमिटिंग भी है, या वॉमिटिंग जैसा फील होता है, लेकिन आप वॉमिटिंग कर रहे हो और वो सिर दर्द रिलीव हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। साथ में अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, आप किसी एक तरफ गिर रहे हो, तो ये सारी सिम्टम्स, अगर ये सारे सिम्टम्स सिर दर्द के साथ एसोसिएटेड हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अंडरलाइंग ऐसा हो, जो कि जरूरी नहीं है बट एक होने की संभावना है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर हमको उसको स्टार्टिंग से ही टैकल करना है, और स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेट करके समझ लेना है कि ऐसा कुछ तो नहीं है। सर, ब्रेन सर्जरी के बाद मेमोरी लॉस होना कितना कॉमन है? ब्रेन सर्जरी के बाद मेमोरी लॉस होना इज नॉट लाइक, मतलब वो हर समय उसके साथ एसोसिएटेड होगा ऐसा नहीं है। ये मिथ है। ये मिथ है एक तरह से, क्योंकि ब्रेन सर्जरी, मेमोरी हमारी जो कंट्रोल होती है ब्रेन से, वो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन से होती है। जैसे कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस है ब्रेन के जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, कुछ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया, ये सब होता है। तो अगर ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन सर्जरी हम करते हैं, और ब्रेन सर्जरी में वो सब हिस्सा अगर डैमेज है, मान लीजिए ट्यूमर के लिए कोई सर्जरी कर रहे हैं, ट्यूमर किसी एक ऐसे हिस्से में है, मतलब जो मैंने हिस्से बताए हैं एमिगडाला और वो सब एटसेट्रा, वो सब हिस्सों में अगर ब्रेन ट्यूमर है तो आपको पहले से भी थोड़ा मेमोरी की इश्यूज आएंगी। प्लस जब आप सर्जरी कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत वो हिस्सा डैमेज होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एसोसिएटेड हो सकता है। पर हर ब्रेन सर्जरी में आपकी मेमोरी लॉस होगी, एकदम मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द डिजीज विच यू आर हैविंग इन योर ब्रेन। सर, कुछ लोगों में ऐसी धारणा बनी है कि अगर वो ब्रेन सर्जरी कराते हैं तो उनपे बहुत चांसेस हैं कि या तो वो होश में नहीं आएंगे या तो फिर उनकी मौत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ ही है। ये सब डिपेंड करता है कि आप जब पेशेंट को लेके आए हो तो पेशेंट किस स्थिति में आया है। ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स हैं, जैसे हम यूजुअली ब्रेन की सर्जरी करते हैं, चाहे वो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हेमरेज की सर्जरी हो,
चाहे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हो, अगर पेशेंट आपके पास एक सही समय पर आ रहा है, अच्छी स्थिति में आया है कि अभी उसका डिटोरिएशन मतलब जीसीएस हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि कितना कॉन्शियस है पेशेंट, उसका कॉन्शियसनेस लेवल कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छे कॉन्शियसनेस लेवल पर आया है और आपने उसको सर्जरी करी और अच्छे से सर्जरी करके सारी चीज जो आपको करनी थी आपने कर दी है, तो पेशेंट कभी भी उस स्थिति में नहीं जाता है। और अगर पेशेंट आया आपके एक ऐसे लेवल पर है जो कोमा वाले स्टेट में ऑलरेडी आया है, उस केस में भी ना करना तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर करने की जरूरत है तो करना जरूर है, उससे वो रिकवर हो सकता है। लेकिन वहां एक चांस होता है, सिंस वो पेशेंट कोमा स्टेज में आया है, क्यों, तो अब कोमा स्टेज में आने का मतलब यही हुआ कि वो पहले से ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है उसके ब्रेन में कि अब रिकवर होगा कि नहीं वो बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो होती हैं उसमें इरिवर्सिबल डैमेज होता है। एक बार अगर सेल्स डैमेज हैं तो वो रीजेनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप किस स्थिति में पेशेंट को लेके आए हो उस पर सब डिपेंड करता है वो कि वो कैसा उसका आउटकम होगा। तो हम इसलिए पेशेंट्स को हमेशा ये बोलते भी हैं कि जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को लेके आए, डिले करेंगे तो प्रोग्नोसिस खराब हो सकती है, तो आउटकम खराब होता है। सर, ब्रेन रप्चर के केसेस में आप क्या प्रेफर करेंगे? ब्रेन रप्चर, बेसिकली ब्रेन रप्चर बोल के ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन रप्चर इन द, जैसे एब्सेस होता है, कभी ब्रेन में पस हो गया या कुछ हो गई, तो पस वो सब रप्चर होके अलग अलग एरियाज में जाते हैं। तो बेसिकली अगर वैसा है तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना एरिया उसने ले रखा है या ब्रेन में किस हद तक अंदर जा चुका है, कौन सी ऐसी जगह पर जा चुका है। अगर एक लोकलाइज जगह पर रप्चर होकर भी एक लोकलाइज जगह पर वो एब्सेस है या पस है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं, वो ठीक नहीं होता है, तो उसको सर्जरी करके ठीक करना, निकाल लेना अच्छा रहता है। तो रप्चर को आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर आपका डायग्नोसिस पहले हो चुका है। कमर दर्द नॉर्मल है या स्पाइन प्रॉब्लम्स, ये हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कमर दर्द है तो इसका मतलब क्या, ये जस्ट मसल की वजह से हो रहा है कि कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली कुछ चीजें हैं। आप अगर कमर दर्द के पेशेंट्स, तो मतलब अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो उसमें 80 पेशेंट कमर दर्द के मिलते हैं हमको। तो कमर दर्द डिपेंड करता है कि उसके साथ और सिम्टम्स हैं क्या क्या। मतलब सिर्फ अगर कमर दर्द है तो हो सकता है आपकी वो मसल स्पैज्म हुआ हो, आपकी पुरानी हिस्ट्री आपसे लेंगे तो आप कहीं ना कहीं पेशेंट्स बोलते हैं कि हम अचानक झुके थे, कुछ भारी चीज उठा ली थी। तो इन केसेस में यूजुअली क्या होता है कि मसल कहीं ना कहीं टियर होती है, थोड़े बाद बहुत उसके फाइबर्स टियर होते हैं और फिर बाद में मसल स्पास्टिक हो जाती है, स्पैज्म में जाती है, इस वजह से पेन होता है। बट अगर लोअर बैक पेन के साथ, कमर दर्द के साथ में सिम्टम्स अगर कुछ और भी हैं, जैसे कमर दर्द रेडिएट करे अगर आपके पैरों में भी, और अगर साथ में रेडिकुलोपैथी हो, जिसको मतलब पैरों का झिनझिनाना, सुनपन होना, तो ये सब चीजें हैं। या आप चल रहे हो तो लड़खड़ाहट हो रही है, अगर आपके पैरों में कमर दर्द के साथ वीकनेस भी आ रही है, तब ये आप मान के चलिए कहीं ना कहीं स्पाइन इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि अगर स्पाइन इन्वॉल्व होगा, नर्व इन्वॉल्व होगी तो झिनझिनाहट भी आएगी, तो पैरों में पेन रेडिएट भी होगा, आपके पैरों में वीकनेस भी आएगी। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो हम समझेंगे कि कमर दर्द कहीं ना कहीं कुछ स्पाइन प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। अदरवाइज दैट कुड बी अ सिंपल मसल स्पैज्म आल्सो। गर्दन की नस जब दब जाए तो सर क्या सच में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, हर केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर गर्दन की नस कितनी दबी हुई है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब कितनी दबी हुई है वो हम बाहर से नहीं देख सकते। अगर आपको लग रहा है आपके नेक में पेन है, साथ में जो सिम्टम्स मैंने कुछ बोले, तो यहाँ नेक है तो हाथ में सिम्टम्स होंगे, पैर में भी हो सकते हैं, और बेसिकली झिनझिनाना, सुनपन, ये सारी चीजें, वीकनेस हाथ पैर की, ये सब हो सकती है। पर बेसिकली क्या है कि नस अगर दब रही है, अगर हम उसको समझते हैं कि नस दब रही है, तो हमको एक एमआरआई जरूर करना है। क्योंकि एमआरआई हम करेंगे तो हमको डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो दिख जाएगी। अब डिस्क के निकलने की वजह से, जो हम लोग यूजुअली बोलते हैं स्लिप डिस्क, तो ये जो स्लिप डिस्क अगर है तो डिस्क निकलती है और वो नर्व्स को दबाती है। अब ये नस जो दब रही है, अगर जो बहुत ज्यादा दबी है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ डायमीटर्स देखनी पड़ती हैं। अगर ये बहुत ज्यादा हमको एमआरआई में दिख रही है कि बहुत ज्यादा दबी है, जो कि दवाई से या फिजियोथेरेपी से या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से अगर कंट्रोल में नहीं आएगी, तो ही हमको सर्जरी करनी है, जो कि हम एमआरआई देखे बिना बता नहीं सकते। एमआरआई हमको देखनी ही पड़ेगी और डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी
हमको सर्जरी का डिसीजन लेना पड़ेगा। चक्कर आना या हाथ पैर सुन्न होना, हमें डॉक्टर के पास सिर्फ जाना चाहिए या फिर घरेलू उपाय जो आजकल लोग कर रहे हैं उस पे डिपेंडेंट रहना चाहिए कुछ समय तक? नहीं, देखिए, अगर चक्कर आ रहे हैं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो इसमें बेसिकली आप मान के चलिए सिर्फ चक्कर आने के भी, अब जैसे मैंने बोला, हर चीज के बहुत सारे कारण होते हैं। चक्कर सिर्फ आ रहे हैं तो वो एक कोई स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चक्कर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ब्रेन में कोई इशू हो तो भी चक्कर आ सकता है। अगर आपके कानों में, इनर ईयर में बेसिकली जो हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन में कुछ इशू हो तो भी चक्कर आ सकते हैं। इवन आपका स्पॉन्डाइलोसिस हो, सर्वाइकल नस दबना जो हम अभी बात कर रहे थे गर्दन की, उसमें भी आपको चक्कर आ सकते हैं। और भी मल्टीपल रीजंस हैं, चक्कर आ सकते हैं। तो अगर सिर्फ चक्कर आ रहे हैं, तो अगर आपका चक्कर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, तो आपको जरूर कंसल्ट करना है। और साथ ही जो सेकंड क्वेश्चन की, अगर सुन भी हो रहा है हाथ पैर, तो सुन होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेस हो रही है, नहीं तो वो सुन कभी नहीं होगा। तो आपको आपके कंसल्टेंट से, आपके डॉक्टर से मीट तो करना चाहिए। तो क्या मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल स्पाइन प्रॉब्लम्स को आज के समय में बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, एकदम 100% है ये बात। जैसे स्टार्टिंग में भी फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा, जिसमें मैंने बच्चों के बारे में बताया, लैपटॉप और मोबाइल यूज से बेसिकली क्या होता है, सब पोस्चर की बात है। आप मोबाइल चलाने के लिए आप घंटों घंटों सर झुका के रखोगे, फोन ऐसे आप देख रहे हो, तो आपकी यहाँ डिस्क जो होती है उसके बल्ज होने का चांस बहुत बढ़ता है। जो घंटों घंटों क्रोनिक मोबाइल यूज कर रहे हैं और बहुत सालों से ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी बल्ज होती है डिस्क ज्यादा, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल बोलते जो डिस्क प्रोलैप्स बेसिकली वो। और आप लैपटॉप भी ज्यादा चला रहे हो, जब चल रहे हो, तो अगर आपने उस लैपटॉप को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया हुआ अपने नेक हाइट पे, या बहुत झुकना पड़ रहा है आपको, तो सिमिलरली वही चीज आती है कि आपकी कमर भी झुक रही है, तो डिस्क बल्ज होगी और आपको स्पॉन्डाइलोसिस एंड फर्दर डिस्क बल्ज ज्यादा होता रहेगा। सर, स्लिप डिस्क का ऑपरेशन क्या रिस्की है? स्लिप डिस्क का ऑपरेशन इज नॉट रिस्की। वो डिपेंड करता है आप कितनी खराब स्थिति में आए हो और एक्सपर्टीज आपकी कितनी है, आप जिनसे करवा रहे हो वो उस चीज के स्पेशलिस्ट हैं या नहीं। अगर आप किसी एक अच्छे न्यूरोसर्जन से करा रहे हो, तो एक न्यूरोसर्जन ने ऐसे ऑपरेशंस बहुत कर रखे होते हैं, तो हमें पता होता है एग्जैक्टली कि किस जगह पर हमको ज्यादा कॉशियस होना है, कहाँ किस तरह से हमको आगे प्रोसीड करना है। तो आप अगर एक अच्छे सेंटर में एक अच्छे न्यूरोसर्जन से आप मिल रहे हो और आप उनसे ट्रीटमेंट कराते हो, तो मैं नहीं बोलूंगा कि रिस्क ही। देखिए, रिस्क हर एक ऑपरेशन में होता है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता है। हम बिना रिस्क समझाए कोई ऑपरेशन करते ही नहीं है। लेकिन वो बात ये होती है, अगर हम 100 लोगों का सर्जरी, मतलब 100 लोगों की सर्जरी करते हैं, तो जो रिस्क हम समझा रहे हैं वो किसी एक आध में होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट किसी में होता है, और उसके भी कुछ अंडरलाइन कारण होते हैं। हर केस में रिस्क होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्पाइन में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो क्या एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से उस दर्द को और उस बीमारी को क्योर किया जा सकता है? एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी एक्सरसाइज का क्या रोल है आपकी स्पाइन प्रॉब्लम्स में, ये सब जब हो, बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं, अगर आपको लंबर की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज का रोल ये रहता है कि जो आपकी वहां की बैक मसल्स हैं, सर्वाइकल की मसल्स हैं, आप उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, ताकि वो जो आपकी जो डिस्क बल्ज हो रही है और जिसके वजह से नर्व कंप्रेशन हो रहा है, आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाएं, वो डिस्क बल्ज को और होने से प्रिवेंट करे और वो नर्व कंप्रेशन को प्रिवेंट करे। बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो आपकी अगर डिस्क बल्ज हो रही है, तो किसी दवाई से वो बैक तो नहीं होगी, बट आप एक्सरसाइज अगर करते हो तो उसको बहुत हद तक आपके पेन को कंट्रोल करके रखेगी, क्योंकि वहां की मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। और डाइट जहां तक है, आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये सारी बीमारियों का, स्पाइन की बीमारियों का, जो वर्टिब्रा की बीमारियां हैं सारी, उसमें विटामिन डी, विटामिन B12, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब ये सब को होने के लिए। तो विटामिन डी, आप आज मैं अगर 100 लोगों का विटामिन डी का टेस्ट कराऊंगा, तो 90 से 95% लोगों का विटामिन डी लो आएगा। तो विटामिन डी का कम होना एंड विटामिन B12 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीजें डाइट में आपको सही करनी है। तो इसके लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम बहुत बार सप्लीमेंट्स भी देते हैं, बट अगर आप अपने डाइट में ऐसी चीजें रखते हैं जो विटामिन B12 और डी को अच्छा कर रही हैं, तो उससे काफी हद तक आपके बोन्स को, वर्टिब्रास को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। सर, क्या स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस का खतरा रहता है या सिर्फ ये एक मिथ है? देखिए, स्पाइन सर्जरी के बाद वही बात जो अभी इससे एक पहले क्वेश्चन में जो बताई, कि
खतरा जरूर होता है, रिस्क जरूर होते हैं, हर एक सर्जरी के कुछ रिस्क होते हैं। तो पैरालिसिस का खतरा बोलने को है कि हाँ ये हो सकता है, बट अगर आप अच्छे तरीके से उसको करते हो, परफॉर्म करते हो, तो आप उसको बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। वही बात हो गई कि 100 में किसी एक को अनफॉर्चुनेट होने का चांस रहता है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस अंडरलाइंग थिंग्स। आप अगर बहुत सालों साल के बाद, आपको बहुत सालों से प्रॉब्लम है, आपको एडवाइस कर रखा है हम लोगों ने कि आप सर्जरी करा लो, बट आपने नहीं कराया, आपने साल 2 साल 4 साल 10 साल छोड़ दिया, तो आपके अंदर जो स्पाइन के आसपास जो चेंजेस आएंगे वो इतने ज्यादा स्टिफनिंग हो जाती है, इतने ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड के आसपास चीजें, टिश्यूज चिपक जाती हैं कि तब वहां पर उसको करना और उसको सेपरेट करना और सारी चीजें वो डिफिकल्ट होती हैं। तो वहां पर क्या है, थोड़ा ये सब खतरा बढ़ता है, पर मैं फिर भी नहीं बोलूंगा कि बढ़ता है का मतलब होगा ही, ऐसा नहीं होता है। बिना ऑपरेशन के क्या स्पाइन प्रॉब्लम से ठीक हो सकती है? हाँ, बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती हैं, पर वो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी की आपको प्रॉब्लम है। मतलब हम जब पेशेंट्स की एमआरआई कराते हैं और देखते हैं कि डिस्क बल्ज है या और भी कुछ है, तो अगर वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की नहीं है तो हम सिंपल उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, तो उससे ये चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। हर केस में सर्जरी लगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है जिस बीमारी की, उसमें सर्जरी करनी जरूरी है, क्योंकि तब नहीं तो आप कितनी भी दवाइयां खाओ, कुछ भी करो, वो ठीक नहीं होती है। सर, स्पाइन सर्जरी के बाद लोगों में एक मिथ है, या फिर आप इसे फैक्ट बोलिए, कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट चल नहीं पाते हैं। नहीं, फैक्ट तो नहीं है, मिथ ही है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट चल नहीं पाते हैं। उल्टा सर्जरी के बाद जो पेशेंट नहीं चल पा रहे हैं, सर्जरी कर ही इसीलिए रहे हैं कि वो चल पाए। हालांकि जो मैंने पहले बोला, बात वही है कि आप किस सीवियरिटी पे अपनी डिजीज को पहुंचा चुके हो। आप आए जब हो हमारे पास तो वो कितनी सीवियर डिजीज थी। अगर आपने, वही बात है कि अगर 10 साल लेट कर दिया तो जो डिस्क आपकी बल्ज होती है या कुछ भी रीजन होता है जिससे नर्व कंप्रेस आपकी हो रही है, अगर वो सालों साल तक कंप्रेस होगी, जो मैंने बोला स्पाइन एंड ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो इरिवर्सिबल डैमेज में जाती हैं, वो रीजेनरेट नहीं करती हैं। तो अगर आपने सालों साल उस बीमारी को छोड़ दिया तो वो रीजेनरेट नहीं अब हो पाएंगी, इतनी ज्यादा डैमेज हो गई हैं कि हमने वो जो कंप्रेशन था नर्व पर वो हटा भी दिया, अगर दबाव जो नर्व पर था उस दबाव को हमने रिलीव कर भी दिया, तो भी नर्व तो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, तब वो इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन आप अगर सही समय पे आएंगे तो हम उसको पहले ही, अगर हमने वो दबाव को हटा दिया तो क्यों नहीं इंप्रूव होगी। जो पेशेंट की हल्की फुल्की वीकनेस पैर में स्टार्ट हुई है या थोड़ी बहुत कमजोरी आना चालू हुई है अभी, अगर हम उसको सही समय पे सर्जरी कर देते हैं तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट का चांस होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल चल पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका पावर 0 हो गया था, पर उनमें भी हमने सर्जरी करी तो पावर इंप्रूव हुआ है। अभी भी मेरे पास पेशेंट एडमिटेड है जो आए थे कहीं से बहुत सालों साल की प्रॉब्लम के बाद। तो ये हम जरूर बोलते हैं कि अब आपकी प्रॉब्लम इतनी सालों की हो गई तो अब इंप्रूव कितनी होगी वो बोलना मुश्किल है, बट जब ऑपरेशन किया उसके पैर की पावर इंप्रूव हो गई। आप अगर टाइम से आओगे तो जरूर इंप्रूव होगी, और इंप्रूव क्या, बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अच्छे से अपना सब काम कर पाओगे, चल पाओगे। सर, कुछ लोगों में देखा जाता है कि कमर के दर्द की वजह से वो हल्का सा टिल्ट हो जाते हैं, उनके बॉडी पोस्चर में हल्का सा टिल्ट होता है। अगर वो उस समय भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दे, प्रॉपर वे में अपनी पूरी ट्रीटमेंट को सीरियसली ले, तो क्या चांसेस है कि वो फिर ठीक हो सकते हैं? हाँ, अगर इस पॉइंट पे आप पकड़ रहे हो अपनी बीमारी और आपको समझ आ रहा है कि ये प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो गई है, टिल्ट हो रहे हो, उस पॉइंट पे अगर आप कंट्रोल करते हो तो आपकी बीमारी बिल्कुल आगे बढ़ने से बच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो टिल्टिंग हो रही है और आपको ये पता चल गया, तो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है जस्ट आपको उसका रिवर्स करना है। जो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम एडवाइस करते हैं अपने ट्रीटमेंट पार्ट का ही, मतलब ट्रीटमेंट का एक पार्ट ही होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें मैं हमेशा सबको समझाता हूं कि आपको सामने नहीं झुकना है। क्यों? आप टिल्ट हो रहे हो सामने, वो प्रॉब्लम बढ़ रही है, आपको हम वही एडवाइस करेंगे, सामने झुकना नहीं है। अगर आप खुद से वो चीज फॉलो कर पाते हो, नहीं झुकते हो, तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो हम एक बेल्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट को। वो बेल्ट पहनने से क्या होगा? बेल्ट क्या करती है? बेल्ट यही करेगी कि आपको सामने झुकने नहीं देगी, आपको हमेशा स्ट्रेट रखेगी, तो आपकी बीमारी बढ़ने से बचेगी। दूसरी चीज हम बोलते हैं कि नीचे नहीं बैठे, क्योंकि नीचे बैठने से, स्क्वाटिंग पोजीशन में जाने से भी कहीं ना कहीं वो बल्जिंग बढ़ती है। और फिर हैवी वेट नहीं उठाना है आपको। हैवी वेट आप उठाओगे तो भी आपकी बल्जिंग बढ़ती है, आपकी टिल्टिंग बढ़ती है। तो ये सारी चीजें अगर आप पहले से कंट्रोल में करते हो, प्रिकॉशन के तौर पर अगर ध्यान रखते हो, तो आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दवाइयों से भी कभी कभार ये चीजें बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सब ध्यान रखना। तो अगर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो अगर वो इंसान ड्राइविंग कर रहा है कंटिन्यूस, तो वो अगर बेल्ट लगा के ड्राइविंग करे तो फिर उसके लिए ये चीज सेफ हो सकती है? बिल्कुल, अगर कोई पेशेंट ड्राइविंग कर रहा है जिसका ऑक्यूपेशन ही ड्राइविंग है, आप उससे उसका ऑक्यूपेशन तो आप नहीं बोल सकते ना आप पूरा बंद कर दो जी। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपना काम भी कर पाए और उसकी प्रॉब्लम भी ना बढ़े। तो उसमें आप उनको बेल्ट अगर एडवाइस करते हो कि हाँ आप प्रॉपर बेल्ट पहनो और अच्छे से उसको फॉलो करना है और फॉलो करेंगे और तब फिर ड्राइव भी करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ी तो चेंजेस आएंगी, थोड़ा आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। अगर आप पहले बहुत लंबे समय तक करते थे तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, बट फिर भी अगर आप बेल्ट पहन के और बाकी टाइम चेंजेस को अप्लाई करके और फिजियोथेरेपी भी अच्छी करते हो, सब करोगे तो आप वो चीज अपना कंटिन्यू रखो और वो चीज फॉलो करो। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में से क्या डिफरेंस है? देखिए, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी बहुत एडवांस तरह की स्पाइन सर्जरी है। रोबोटिक से भी पहले एंडोस्कोपिक एक होती है, मतलब बेसिकली नॉर्मल स्पाइन सर्जरी जो हम करते हैं उसके बाद फिर आई एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपिक सर्जरी में कुछ छोटे होल्स बनाए और वहां एंडोस्कोप ले जाके जो डिस्क बल्ज हो रही है उसको हम लोग वहां से हटा दिए और वो ठीक हो जाती है। तो रोबोटिक स्पाइन सर्जरी उसका भी एडवांसमेंट है, जहां पर अब आप जब एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है एंडोस्कोप का वो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्टेड होता है कि इससे ज्यादा आप मूवमेंट नहीं कर सकते हाथ से। लेकिन रोबोटिक में क्या होता है, रोबोटिक चाहे स्पाइन सर्जरी और ऐसे भी जो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, बेसिकली उसका फंडा यही है कि 360 डिग्री मोशन, मतलब आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप एंडोस्कोपिक सर्जरी को विथ रोबोट असिस्ट करते हो तो आपका मोशन का जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो हट गया, तो आप और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो और चीजों को और अच्छा कर सकते हो। बट ये जो रोबोटिक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी वॉटएवर, ये हर केस में पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे एक लेवल पे अगर प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, देन यू कैन गो एंड डू दिस थिंग। बट अगर आपकी प्रॉब्लम जो है मल्टीपल स्पाइन लेवल्स पर है और बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो रखा है, दबाव हो रखा है, तो वो चीज को आपको पूरी फ्री करनी होती है, पूरा दबाव को हटाना होता है, डीकंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो वो सारी चीजें उससे नहीं भी हो सकती हैं, उसके लिए फिर आपको नॉर्मल स्पाइन सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो हर जगह वो फिजिबल नहीं है, बट जहां फिजिबल है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक कर सकते हैं। सर, स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है, लोगों में ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम एब्सोल्युटली एक मिथ ही है। और ऐसे ये जो आप बात बोल रहे हो, ये बात हमें भी बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं। जब हम चेंबर्स में बैठते हैं, देखते हैं पेशेंट्स, तो हम जिनको एडवाइस करते हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत है, पहला क्वेश्चन पेशेंट का यही होता है कि सर हम लोगों को तो मतलब हम लोग जो सुनते हैं कि सर ये करने से सक्सेस नहीं होता है। ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे भी बोल चुके हैं कि सर स्पाइन सर्जरी करने से सर सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे सर्जरी कराई भी है, जो कि आज सक्सेसफुल होके उनकी सर्जरी अच्छी हुई और आज उनकी प्रॉब्लम कम भी हो गई है। तो ये एकदम मिथ है। वही बात आ गई कि आप कैसे कर रहे हो, किस एक्सपर्टीज के साथ कर रहे हो और किस लेवल पे पेशेंट, किस इंटेंसिटी ऑफ डिजीज के साथ पेशेंट आया है। ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पर ये डिपेंड करता है। बट सक्सेस नहीं होंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पेशेंट्स हैं जिनमें सक्सेस होती है और वो आज बहुत अच्छे तरीके से चल फिर रहे हैं। अगर आपको केवल 3 सलाह देनी है हेल्दी स्पाइन और ब्रेन के लिए, तो वो क्या होंगी? देखिए, 3 अगर हम ब्रेन की बात करें तो 3 सलाह यही है। अपनी स्लीप को बहुत अच्छा मेंटेन करें, स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, स्ट्रेस लेवल कम करें। स्ट्रेस लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बताया, उससे ग्लूकोज लेवल भी हमारा बढ़ेगा और सेल डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा ये है कि अगर एक और सलाह दूं तो जैसे मतलब एक प्रॉपर एक चीज को लेके बोलता हूं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और ये सब चीजें हैं, वहां हेलमेट पहने, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, तो वहां पर आप एक्सीडेंट से बचेंगे और ब्रेन की प्रॉब्लम वहां भी बचेगी। तो ये 3 सलाह ब्रेन के लिए। और स्पाइन के लिए जो मैंने बताया, पोस्चर अपना सही रखें, लाइफस्टाइल चेंजेस अच्छा करें और खाने पीने में भी ध्यान दें। आपके विटामिन डी, B12 की कमी नहीं होनी चाहिए और बहुत देर तक अपना गर्दन नहीं झुकानी है, बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, कर रहे हो तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करना है। ये सारी चीजें हैं जो आप याद रखें। तो ये थे कुछ आसान सवाल जवाब जो हमने न्यूरो सर्जन से किए और आप तक कुछ ऐसे सवालों के जवाब जरूर पहुंचाए होंगे जो आप
कई समय से पूछना चाहते होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम डॉक्टर से कांटेक्ट करके उन सवालों के जवाब आप तक जरूर लाएंगे। तब तक देखते रहें हेल्दी लाइफ शो प्रभात खबर। मैं श्रुति आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।